बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना दलित पैंथर्स आंदोलन के बारे में और जाना था भारत किसान यूनियन के बारे में कि किस तरह से दलितों का एक आंदोलन और किसानों का एक आंदोलन उठ खड़ा हुआ था। विभिन्न उनकी गतिविधियों को जाना था और कैसे उन्होंने अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया था। इस वीडियो में हम देखेंगे ताड़ी विरोधी आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इन जन आंदोलनों से क्या सबक हमें सीखने को मिलता है, क्या प्रभाव इसका हमारी लोकतांत्रिक राजनीति पर होता है। हम इस वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले हम एक खबर पर नज़र डालते हैं। एक खबर जो कि छपी थी अखबार में कि महिलाओं ने शराब माफिया को हराया। चित्तूर जिले के कलिनारी मंडल स्थित गुंडलूर गांव की महिलाएं अपने गांव में ताड़ी पर की बिक्री पर पाबंदी लगाने के लिए एकजुट हुई। ताड़ी एक तरह का कहें कि मतलब कि एल्कोहलिक पदार्थ होता है और अन्य जो मादक पदार्थ हैं उनकी तुलना में, और इसमें कहें कि नशे की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है, तो एक तरह से शराब ही ले सकते हैं अपन ताड़ी का अर्थ यहाँ पर। तो उन्होंने अपनी बात गांव के ताड़ी विक्रेता तक पहुँचाई। महिलाओं ने गांव में ताड़ी लाने वाली जीप को वापस लौटाने पर मजबूर कर दिया। जब गांव के ताड़ी विक्रेता ने ठेकेदार को सूचना दी तो ठेकेदार ने उसके साथ गुंडों का एक दल भेजा। गांव की महिलाएं इससे भी नहीं डरी। ठेकेदार ने पुलिस को बुलाया लेकिन पुलिस भी पीछे हट गई। एक सप्ताह बाद ताड़ी की बिक्री का विरोध करने वाली महिलाओं पर ठेकेदार के गुंडों ने सरियों और घातक हथियारों से हमला किया, लेकिन गुंडों के हमले के बावजूद महिलाओं की एकजुटता बरकरार रही और अंततः ठेकेदार और उसके गुंडों को हार माननी पड़ी। फिर महिलाओं ने 3 ताड़ी जीप को फेंक दिया। ये खबर छपी थी 29 अक्टूबर 1992 को इनाडू में छपी थी। तो ऐसी ही खबरें जो तेलुगु प्रेस के अंतर्गत रोजाना छपती थी, बात लगभग वही होती थी, केवल गांव का नाम बदलता था। तो क्या था ये ताड़ी विरोधी आंदोलन, क्यों महिलाएं इसका विरोध कर रही थी, क्या था इसका कारण और क्या थी इससे महिलाओं को परेशानियां, चलिए देखते हैं। आंध्र प्रदेश में महिलाओं का स्वतः स्फूर्त आंदोलन था ताड़ी विरोधी आंदोलन। यह लड़ाई माफिया और सरकार दोनों के खिलाफ थी। महिलाएं जो शराब के माफिया थे, ठेकेदार थे, उनकी भी खिलाफ लड़ रही थी, साथ ही सरकार के खिलाफ भी लड़ रही थी। वो सरकार से भी ये चाहती थी कि शराब की बिक्री पर कठोर प्रतिबंध कानून बनाकर सरकार को लगाना चाहिए। देखते हैं, इनकी मांग थी कि अपने आस पड़ोस में शराब की बिक्री पर पाबंदी लगे, शराब की बिक्री को बंद किया जाए। कैसे उठ खड़ा होता है ये आंदोलन? आंध्र प्रदेश राज्य, जिला नालोर और गांव दुबरगंटा। यहाँ की एक घटना है कि यहाँ 1990 के शुरुआती दौर में प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और जब महिलाएं पढ़ने के लिए आती थी तो वो विद्यालय में आकर बातें करती थी इस मसले पर कि शराब की वजह से उनके घर में कितनी परेशानियां हैं। शराब की वजह से उनके पति काम पर नहीं जाते हैं, आर्थिक स्थिति लचर हो चुकी है, नशे की हालत में वो उनके साथ मार पिटाई करते हैं, बच्चों के साथ मार पिटाई करते हैं, लड़ाई झगड़ा है, तनाव है। और जब महिलाओं ने महसूस किया कि ये किसी एक महिला का दुख नहीं अपितु उस पूरे क्षेत्र की महिलाओं की तकलीफ थी, उस पूरे क्षेत्र की महिलाओं की परेशानी थी, इसके मद्देनजर उन महिलाओं ने ये आकलन किया कि अगर शराब ही बंद हो जाती है, क्योंकि उनकी सारी परेशानियों की जड़ उन्होंने शराब को माना, तो उनका ये मानना था कि अगर शराब ही बंद हो जाती है, अगर उसकी बिक्री ही बंद हो जाती है तो वो अपनी परेशानियों से उबर सकती हैं, उनकी जो तनाव की पारिवारिक स्थिति है उससे वो उबर सकती हैं, उनकी परेशानियों का अंत हो सकता है। देखिए, ग्रामीणों को शराब की गहरी लत लग चुकी थी। इसके चलते वे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो गए थे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी, कर्ज का बोझ बढ़ गया था और पुरुष काम से लगातार गैर हाजिर हो रहे थे, क्योंकि उनकी लत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो अब रात दिन शराब के नशे में पड़े रहते थे। अब मांग थी इस आंदोलन की कि अपने आस पड़ोस में शराब की बिक्री है उस पर पाबंदी लगे, शराब बिके ही नहीं, इससे पुरुष पिएंगे नहीं और उनकी जो कहें कि परेशानियां हैं उनसे उनको राहत मिलेगी।
शुरुआत किससे हुई कि नेल्लोर में महिलाएं ताड़ी की बिक्री के खिलाफ आगे आई। शराब की दुकानें बंद कराने के लिए इन्होंने दबाव बनाना शुरू किया और ये खबर तेजी से चारों ओर फैली और फिर करीब 5000 गांवों की महिलाओं ने आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। प्रतिबंध संबंधी एक प्रस्ताव को पास करके जिला कलेक्टर को भेजा गया। नेल्लोर जिले में ताड़ी की नीलामी 17 बार रद्द हुई। नेल्लोर से ये आंदोलन पूरे राज्य में फैल गया। मतलब अब इस आंदोलन ने एक बड़ा रूप धारण कर लिया था। आंदोलन की कड़ियां देखिए। इस आंदोलन का साधारण सा नारा था कि ताड़ी के बिक्री बंद करो। महिलाएं एक साधारण से नारे के साथ, एक साधारण सी मांग के साथ, साधारण से उद्देश्य के साथ इस आंदोलन को लेकर चल रही थी कि जो ताड़ी की बिक्री है, शराब की बिक्री है, उसको बंद कर दिया जाए। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों को बाद में ये नारा प्रभावित करने लगा था। आर्थिक मुद्दों को इस तरह, क्योंकि शराब की बिक्री के कारण गाँवों की, परिवारों की आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही थी। सामाजिक मुद्दा इसलिए क्योंकि नशे की हालत में, शराब के नशे में जो पुरुष थे वो महिलाओं पर अत्याचार कर रहे थे, बच्चों पर अत्याचार कर रहे थे। तो एक तरह से ये आंदोलन, ये नारा अब सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से भी जुड़ गया था। महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाले ये इस नारे के अंतर्गत, इस आंदोलन के अंतर्गत अब बेहद निजी मसले जो कि महिलाएं छुपाया करती थी, घर में उनके साथ जो हिंसा होती है, यौन हिंसा होती है, उनके जो कहें कि अत्याचार उन पर होते हैं, शारीरिक प्रताड़ना उनको मिलती है, उन घटनाओं का अब वो जिक्र करने लगी थी, अब वो उनको सामने लाने लगी थी। अब ये आंदोलन महिला आंदोलन का हिस्सा बन गया था। अब इन्होंने दहेज प्रथा के खिलाफ भी मुहिम चलाई थी और साथ ही लैंगिक समानता के सिद्धांत पर आधारित व्यक्तिगत एवं संपत्ति के कानूनों की मांग की थी। ताड़ी व्यवसाय में सरकार इसलिए प्रतिबंध नहीं लगाती क्योंकि सरकार को इससे राजस्व की प्राप्ति होती है और ये ताड़ी व्यवसाय है अपराध और राजनीति के बीच एक नाता है कि जो ताड़ी के ठेकेदार थे वो बहुत बड़े अपराधी किस्म के थे, वो कोई भी अपराध करने से नहीं घबराते थे। वहीं सरकार भी प्रतिबंध लगाने में पीछे हटती थी क्योंकि सरकार से इसको राजस्व की प्राप्ति होती थी। तो एक तरह से चला ये छोटा सा आंदोलन एक बड़ी मुहिम बन चुका था शराब माफियाओं के खिलाफ और सरकार के खिलाफ। साथ ही अब ये मुद्दे उठाने लगा था, महिलाओं के लिए लैंगिक समानता की बात करने लगा था, उनके संपत्ति में अधिकार की मांग करने लगा था। अगला आंदोलन हम लेते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या है नर्मदा बचाओ आंदोलन और क्यों ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ये जाने इससे पहले हम जानते हैं सरकार की एक बहुउद्देशीय परियोजना सरदार सरोवर परियोजना के बारे में। ये परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े, 135 मझोले और 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। गुजरात के सरदार सरोवर और मध्य प्रदेश के नर्मदा सागर बांध के रूप में दो सबसे बड़ी और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्धारण किया गया था। सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत जो विशाल बांध बनाने का प्रस्ताव था उसमें दो तर्क थे। उसमें जो कहें कि अपन बांध बनाने के पक्षधर लोग थे, वहीं कुछ लोग बांध बनाने का विरोध कर रहे थे। यहाँ सवाल यही उठता है कि बांध बनेगा, उससे बिजली आपूर्ति होगी, पेयजल आपूर्ति होगी, सिंचाई की सुविधा लोगों को मिलेगी, इतनी बड़ी परियोजना सरकार की है और निसंदेह विकास के लिए है, भारत की समृद्धि के लिए है, फिर उसका विरोध क्यों, फिर उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों, आखिर क्या कारण है उसके विरोध का। चलिए देखते हैं दोनों तर्क। वो व्यक्ति या फिर वो संगठन जो कि बांध बनाने का समर्थन करते हैं वो क्या तर्क देते हैं और वो समुदाय, वो संगठन जो कि बांध बनाने का विरोधी हैं, जो कि बांध बनाने से होने वाली कमियों को गिनाते हैं, आलोचना करते हैं, वो क्या तर्क दे रहे हैं। देखते हैं अपन। बांध समर्थक हैं तो ये देखते हैं अपन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों को पीने का पानी मिलेगा, सिंचाई की सुविधा मिलेगी और बिजली की सुविधा मिलेगी और इससे जो कृषि की उपज है उसमें गुणात्मक बढ़ोतरी होगी। साथ ही हम बच पाएंगे बाढ़ और सूखे की आपदाओं से।
तो जो बांध बनाने के समर्थक हैं वो ये तर्क देते हैं कि इससे हम ना केवल सूखे से, अकाल से या फिर बाढ़ की समस्या से जूझ पाएंगे, उस पर अंकुश लगा पाएंगे, अपितु 4 राज्यों को और सिंचाई की सुविधा, बिजली की सुविधा, पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी। लेकिन जो समुदाय, जो संगठन इसका विरोध करते हैं वो क्या कहते हैं कि इस बांध से 245 गांव डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। 2.5 लाख लोगों के पुनर्वास का मुद्दा ये उठाते हैं कि जब ये बांध बनेगा तो उस बांध के डूब क्षेत्र में 250 गांव आ जाएंगे। उन 250 गांवों में लगभग 2.5 लाख लोग रहते हैं। उनके पुनर्वास की यहाँ पर समस्या है। और ये बात इतनी आसान नहीं है बच्चों, जब हम खुद पर लेकर देखें कि हमें ये कह दिया जाए कि सरकार की एक बहुत बड़ी परियोजना आ रही है, इसके लिए आपको अपना गांव, अपना घर, अपना खेत छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बांध का पानी भरा जाएगा और इसके बदले में आपको कहीं और ज़मीन दे दी जाएगी। इतना आसान नहीं है इस परिस्थिति को कहीं कि अपना लेना, और हर किसी के लिए आसान नहीं है कि सारे के सारे लोग इसको अपना पाएं। तो ये 2.5 लाख लोगों के पुनर्वास की समस्या थी और गतिविधियों को आंदोलन की शक्ल मिली 1988-89 में, जब स्वयंसेवी संगठनों ने खुद को नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में गठित किया। इन 2.5 लाख लोगों के पुनर्वास के मुद्दे ने अब मुखर होना शुरू किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में स्वयंसेवी संगठन आगे आए थे इस मुद्दे को सामने लेकर के। देखिए, वाद विवाद और संघर्ष चलता है तो क्या है कि ये आंदोलन है, ये विकास के मॉडल और उसके सार्वजनिक औचित्य पर सवाल उठाता है। क्या कहता है कि परियोजनाओं का जो निर्माण है उसकी प्रक्रिया ही गलत है। क्यों है परियोजना की निर्माण की प्रक्रिया गलत? उसकी दलील ये है कि अब तक जितनी भी विकास परियोजनाएं हुई हैं उनके खर्च का विश्लेषण किया जाए और इस बात का जायजा लिया जाए कि समाज के विभिन्न वर्गों को इसकी कितनी खामियाजा भुगतना पड़ा है। कहने का मतलब कि जो ये विकास परियोजनाएं सरकार लागू कर रही है इसकी प्रक्रिया ही गलत है, या फिर इसकी जो प्रक्रिया है इस पर सवाल उठ रहे हैं और उसके पीछे दलील ये दी जा रही है कि इस प्रक्रिया से, इस बांध निर्माण योजना से कितना फ़ायदा आपको मिल रहा है, उसका विश्लेषण आप ये कीजिए कि कितना आम समुदाय, जो इससे प्रभावित समुदाय है, उसको कितना खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लोगों की पर्यावास, आजीविका, संस्कृति और पर्यावरण पर इससे बुरा असर पड़ता है, ये दलील इन्होंने दी। मतलब ये कहते हैं कि जितना खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है उसकी तुलना में इन परियोजनाओं का लाभ कम है। अब हम देखते हैं आंदोलनकारियों की मांगें क्या क्या थी। आंदोलनकारियों की मांगें ये थी कि परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी प्रभावित लोग हैं सब लोगों को पुनर्वास दिया जाए। साथ ही जो स्थानीय समुदाय हैं उनकी भागीदारी इस परियोजना में, इस प्रक्रिया में, निर्णय प्रक्रिया में होनी चाहिए। अर्थात इस परियोजना से संबंधित जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जिन भी बातों का निर्धारण किया जाता है, उसमें स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ की जल, जंगल, जमीन उनकी है और उन पर कोई भी निर्णय लेने से पहले उस स्थानीय समुदाय की सहमति होना आवश्यक है। देखते हैं, जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर उन स्थानीय समुदायों का प्रभावी नियंत्रण है। पुनर्वास की मांग से भी आगे अब ये आंदोलन बड़े बांधों की खुली मुखालफत करता है। पुनर्वास की मांग से भी आगे अब ये बढ़ चुका है और अब ये विभिन्न मुद्दों से, विभिन्न कारणों से बड़े बांधों का जो निर्माण कार्य है उसकी खुली मुखालफत करता है कि बड़े बांधों का निर्माण होना ही नहीं चाहिए। सफलता की बात करें इस आंदोलन की तो सरकार द्वारा 2003 में राष्ट्रीय पुनर्वास नीति स्वीकृत की गई। अन्य स्थानीय समूह और आंदोलन भी इससे आज जुड़े और सुप्रीम कोर्ट ने भी हिदायत दी हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने कि प्रभावित लोगों का पुनर्वास सही तरीके से हो, और इन्होंने हमेशा लोकतांत्रिक राजनीति का इस्तेमाल किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं, संगठन हैं, आलोचक हैं जो कि इस नर्मदा बचाओ आंदोलन का विरोध करते हैं। क्या कारण है इसके विरोध का? कि इन्होंने बांध के निर्माण पर रोक लगा दी और आंदोलन का अड़ियल रवैया है वो विकास की प्रक्रिया की उपलब्धता और आर्थिक विकास में बाधा पहुंचा रहा है।
देखते हैं जन आंदोलन के सबक कि इन जन आंदोलनों से हमारी लोकतांत्रिक राजनीति ने क्या सबक ग्रहण किया। हमने कुछ आंदोलनों के बारे में पढ़ा, जैसे कि हमने चिपको आंदोलन के बारे में जाना कि चिपको आंदोलन था पेड़ों की कटाई को रोकने से लेकर शुरू हुआ पारिस्थितिकी और पर्यावरण संतुलन तक एक वृहद रूप ले चुका था। हमने दलित पैंथर्स के बारे में जाना, हमने भारत किसान यूनियन के बारे में जाना, हमने महिलाओं के ताड़ी विरोधी आंदोलन के बारे में चर्चा की और साथ ही हमने चर्चा की नर्मदा बचाओ आंदोलन की। ये सारे के सारे आंदोलन अलग अलग मुद्दों पर आधारित आंदोलन थे, लेकिन इनमें एक बात थी जो कि समान थी, वो ये कि ये सारे के सारे जन आंदोलन थे, आम जनता द्वारा शुरू किए हुए आंदोलन थे। आम जनता ने अपनी समस्याओं के लिए, अपनी परेशानियों के लिए ये आंदोलन खड़े किए थे। आम जनता अपनी समस्याएं, अपनी परेशानियां पहुंचाना चाहती थी सरकार के सामने। लेकिन क्या ये धरना, प्रदर्शन, हड़ताल यही एकमात्र तरीका है अपनी परेशानियों को आगे लाने का, अपनी मांगे मनवाने का? और क्या ये तरीका उचित है? और इस तरीके से सरकार के कामकाज पर, रोजमर्रा की कार्यशैली पर, रोजमर्रा की निर्णयों पर कितना प्रभाव पड़ता है? ये प्रभाव सकारात्मक है या ये प्रभाव नकारात्मक है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं हम अपने इस टॉपिक में कि जन आंदोलन के क्या क्या सबक हमने सीखे, इन जन आंदोलन से हमें क्या सबक सीखने को मिलते हैं। तो देखिए, लोकतांत्रिक राजनीति को इन जन आंदोलनों को समझने में, जन आंदोलनों से समझने में बेहतर सहायता मिलती है। जन आंदोलनों के माध्यम से हम लोकतांत्रिक राजनीति को अच्छे से समझ सकते हैं। लोकतांत्रिक राजनीति हमेशा इस बात की स्वीकृति देती है कि लोगों को अपनी बात सामने रखने के, अपने मुद्दों को सामने रखने के सरकार का विरोध करने का पूर्णतया अधिकार है। तो जन आंदोलन है वो यूं ही अनियमित ढंग से नहीं खड़े हो जाते। ऐसे नहीं है कि केवल धरना या प्रदर्शन ही जन आंदोलन है। जन आंदोलन खड़ा होने के लिए एक महत्वपूर्ण कोई मुद्दा होता है, वास्तव में जनता की कोई परेशानी होती है, जिस पर बाद में वो धीरे धीरे एकजुट होते हैं और एक आंदोलन का रूप ले पाते हैं। और ये आंदोलन है, ये समस्या नहीं है, अपितु ये हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति का ही एक हिस्सा है। क्योंकि केवल धरना प्रदर्शन नहीं करते जन आंदोलन एक तरह का आईना, एक तरह का दर्पण दिखाते हैं सरकार को कि अभी भी समाज के किस तबके में किस तरह की समस्या व्याप्त है, और वो समस्या इतनी विकराल रूप में है कि लोगों को जन आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है। उन वर्गों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं की अभिव्यक्ति होती है जिनका हल चुनावी राजनीति नहीं कर पाई। चुनावी राजनीति में कुछ तबके हैं वो वंचित रह जाते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े रह जाते हैं। सरकार की परियोजनाएं और कानून भी उनकी आर्थिक सामाजिक परेशानियों को दूर नहीं कर पाती हैं। तो जन आंदोलन माध्यम बनते हैं उनकी समस्याओं और उनकी परेशानियों को अभिव्यक्त करने का। विभिन्न समूहों के लिए अपनी बात रखने का माध्यम है ये जन आंदोलन, और ये समाज के गहरे तनावों और जनता के क्षोभ को सार्थक दिशा देकर लोकतंत्र की रक्षा ही करते हैं। क्योंकि जनता में जब रोष व्याप्त होता है, जब गुस्सा व्याप्त होता है, जब क्रोध व्याप्त होता है, तो वो इस अपने क्रोध की अभिव्यक्ति, रोष की अभिव्यक्ति, विरोध की अभिव्यक्ति जन आंदोलन के माध्यम से कर देती है और हमारे लोकतंत्र की रक्षा होती है। आलोचक ये कहते हैं कि हड़ताल, धरना और रैली जैसी सामूहिक कार्यवाहियों से सरकार के कामकाज पर बुरा असर पड़ता है। इन गतिविधियों से सरकार की निर्णय प्रक्रिया बाधित होती है और रोजमर्रा की लोकतांत्रिक व्यवस्था भंग होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि जन आंदोलन ऐसी मुखर सामूहिक गतिविधियों का सहारा क्यों लेते हैं? आखिर क्या ऐसा होता है कि जन आंदोलनों को धरना करना पड़ता है, हड़ताल करनी पड़ती है, रैली निकालनी पड़ती है? ऐसी मुखर गतिविधियों का सहारा उन्हें क्यों लेना पड़ता है? इसका जवाब ये है कि जन आंदोलनों द्वारा जो लामबंद की जाने वाली जनता है वो वंचित और अधिकार विहीन जनता है। रोजमर्रा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इनकी बात अनसुनी रह जाती है और चुनावी शासन भूमि से अलग फिर इनको जन आंदोलन का रास्ता नजर आता है।
आंदोलन का मतलब केवल हड़ताल और धरना नहीं होता, किसी समस्या से पीड़ित लोगों का एकजुट होना और फिर एक सी मांग उठाना, ये आंदोलन का रूप ले पाता है। जन आंदोलन लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं और इससे लोकतंत्र में बाधा नहीं पहुंचती, अपितु विस्तार ही होता है। जन आंदोलन लोगों को जागरूक करते हैं, जन आंदोलन लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताते हैं, जन आंदोलन संवैधानिक प्रावधानों के बारे में लोगों को बताते हैं, उन्हें अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने की एक कहीं की संबल प्रदान करते हैं। तो इस तरह से ये लोकतंत्र के लिए घातक नहीं है, अपितु लोकतंत्र का विस्तार ही करते हैं ये जन आंदोलन। लेकिन ये जन आंदोलन कितने सफल हो पाए हैं, लेकिन इन जन आंदोलनों का जो ये रूप है, क्या ये राजनीतिक आंदोलन या फिर राजनीतिक तंत्र की तुलना में अपनी बात मजबूती से रख पाया, या फिर अभी भी एक अच्छे सुदृढ़ सैद्धांतिक जन लोकतंत्र की और भारत में कमी ही है। देखिए, सार्वजनिक नीतियों पर जन आंदोलनों का असर काफी सीमित रहा है। समकालीन आंदोलन किसी एक मुद्दे के इर्द गिर्द ही जनता को संगठित कर पाते हैं। हम देख पाते हैं कि जितने भी जन आंदोलनों को हमने पढ़ा इस अध्याय में, वो सभी किसी एक मुद्दे के इर्द गिर्द ही थे। ये एक व्यापक मुद्दा नहीं उठा पाते। इससे समाज के किसी एक वर्ग का ही प्रतिनिधित्व होता है। जन आंदोलन वंचित और अधिकारहीन लोगों के मुद्दों को सीमित ढंग से ही उठा पाते हैं। विगत वर्षों में राजनीतिक दलों और जन आंदोलनों के आपसी संबंध भी कमजोर होते गए हैं। इससे राजनीति में सूनेपन का माहौल पनपा है। तो हमने देखा बच्चों कि किस तरह से जन आंदोलन है वो लोकतंत्र का विस्तार करते हैं, लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं, उन्हें अपने उत्पीड़न और अत्याचार के खिलाफ खड़े होने के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनते हैं। लेकिन उसके बाद भी कहीं कि इतने मुखर या फिर इतने ताकतवर, इतने शक्तिशाली नहीं है। ये कोई सार्वजनिक मुद्दा नहीं उठा पाते हैं, ये केवल समाज के किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि ये किसी एक मुद्दे के इर्द गिर्द ही खड़े होते हैं। लेते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न संख्या 1, ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या है और इसका उदय किस प्रकार हुआ? बहुत अच्छे से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। महिलाओं का किया हुआ ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में। अपने शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है। सरदार सरोवर परियोजना क्या है? सरदार सरोवर परियोजना के बारे में हमने यहाँ पढ़ा, वो बहुत थोड़ा था। आप गूगल कीजिए और इस परियोजना के बारे में विस्तार से जानिए। ये कितनी बड़ी परियोजना है, क्या क्या इसके लाभ हैं, क्या क्या इसकी हानियां हैं, और इन सब को पूरे विस्तार से आपको अपने उत्तर में लिखना है। जन आंदोलन लोकतंत्र के लिए बाधा है या सहायक? इसमें आपको अपने विचार लिखने हैं। जन आंदोलन के बारे में पढ़ा हमने, विभिन्न प्रकार के जन आंदोलनों को जाना हमने कि क्या चिपको आंदोलन था, क्या ताड़ी विरोधी आंदोलन था, क्या भारतीय किसान यूनियन था, क्या दलित पैंथर्स था। इन सारी बातों को जानने के बाद और क्या क्या गतिविधियां थी, ये बात भी हम समझ पाए। तो अब इससे आपको आकलन करना है कि ये जो जन आंदोलन है, क्या ये लोकतंत्र के विरोधी हैं, क्या ये लोकतांत्रिक सरकार के काम काज में बाधा पहुंचाते हैं, या फिर ये लोकतंत्र के प्रसार में, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सहायक हैं। ये अपने विचार आपको लिखने हैं। धन्यवाद।